डेट है आज 16 जनवरी 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है मार्ग प्लेटफॉर्म। ये प्रीलिम्स और मेंस जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टअप इंडिया द्वारा चलाया गया है। स्टार्टअप इंडिया एक इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है जो 15 अगस्त 2015 को प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। इसको किस लिए लॉन्च किया था स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को? हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा न्यू स्टार्टअप कंपनी बने, मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बढ़े, इसलिए स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया था। इसी के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, जैसा इसके नाम में नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म। ये सारी स्टार्टअप को वन स्टॉप मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा। नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसके लिए? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये लॉन्च किया है मार्ग प्लेटफॉर्म। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये डिपार्टमेंट भी आपको याद रखना है, DPIIT। इस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसका ऑब्जेक्टिव टारगेट क्या है? जैसा इसके नाम में हमने ऊपर डिस्कस किया मेंटरशिप, पहला तो यही है कि ये गाइडेंस, जैसा मार्ग हिंदी का वर्ड है ना, मार्ग मतलब गाइडेंस दिखाना। तो ये गाइडेंस प्रोवाइड करेगा नई नई स्टार्टअप को और आगे लाइफ साइकिल में पूरा सपोर्ट करेगा। कोई कंपनी है उसे कुछ सपोर्ट चाहिए, सहायता चाहिए, उसको सपोर्ट करेगा ये मार्ग प्लेटफॉर्म। ये फैसिलिटेट करेगा इंटेलिजेंस मेंटर और मेंटरी जो होते हैं उनके बीच में। एफिशिएंट और एक्सपर्ट मेंटरशिप स्टार्टअप के लिए प्रोवाइड करेगा, फैसिलिटेट करेगा। तो ये काम होंगे इसके, यानी कि गाइडेंस देगा, मेन काम ये है। नेक्स्ट टॉपिक है गंगा सागर मेला। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। गंगा सागर मेला अभी रिसेंटली न्यूज में है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने नेशनल मेला स्टेटस के लिए डिमांड की है कि गंगा सागर को राष्ट्रीय मेला डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिम्स आते हैं हर साल ये जनवरी के महीने में जब ये संक्रांति होती है, संक्रांति पे ये मेला फेयर मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, लगता है ये मेला वेस्ट बंगाल में। और इसमें बहुत सारे रिलीजियस पीपल आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं, यहाँ पे एनुअल पिलग्रिमेज आते हैं। इसलिए डिमांड किया वेस्ट बंगाल मिनिस्टर ने कि इसको राष्ट्रीय मेला, नेशनल मेला डिक्लेयर किया जाए। ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ह्यूमन कॉन्ग्रीगेशन माना जाता है। देखो, सबसे ज़्यादा लोग किसी मेले में आते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो कुंभ मेला है, कुंभ मेला। उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं इस गंगा सागर मेला में। ये हर साल मकर संक्रांति के टाइम पे मनाया जाता है और ये मेला सागर आइलैंड है वहाँ पे लगता है। सागर आइलैंड कहाँ है, इसकी लोकेशन भी देखेंगे हम कहाँ पे है। ऐसा माना जाता है कि इसमें देखो, जो ये गंगा सागर मेला सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत सारे हमारे भारत के एपिक्स हैं, एपिक्स मतलब महाकाव्य, जैसे रामायण, महाभारत, इनमें भी इस गंगा सागर मेला का उल्लेख है। ये 400 BC से मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऐसा माना जाता है। ये जो पिलग्रिम्स हैं, जो तीर्थयात्री हैं जो यहाँ पे आते हैं, ये गंगा में, जो गंगा नदी है वहाँ पे डिप लगाते हैं, यानी कि डुबकी लगाते हैं। और यहाँ पे एक टेम्पल बना हुआ है जिसका नाम है कपिल मुनि टेम्पल। इस टेम्पल में फिर वो जाते हैं, विजिट करते हैं, जो यहाँ पे तीर्थयात्री आते हैं। कपिल मुनि के नाम पे जो टेम्पल बना हुआ है, ये कौन थे कपिल मुनि? देखो, आपने 6 इंडियन फिलॉसफी सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, जैसे योगा, संख्या, वेदांता, मीमांसा, ये 6 इस तरह की इंडियन फिलॉसफी हैं। उनमें से एक ये फिलॉसफी है सांख्या सिस्टम, सांख्या फिलॉसफी है, सांख्या सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी। इनके फाउंडर थे, सांख्या फिलॉसफी के फाउंडर थे ये महर्षि कपिल या कपिल मुनि के नाम से जाने जाते हैं। तो इन्हीं के नाम पे ये टेम्पल बना हुआ है इस आइलैंड में। यहाँ पे जो विजिट करते हैं, इस टेम्पल पे विजिट करते हैं तीर्थयात्री। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे 6th और 7th सेंचुरी में रहा करते थे, जो महर्षि कपिल हैं ये जिनकी बात कर रहे हैं हम। ऐसा माना जाता है कि पुराण में लिखा हुआ है, पुराण में इनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इनकारनेशन ऑफ विष्णु। इन्होंने देखो जो टीचिंग दी वो भक्ति योग के नाम से जानी जाती है इनकी टीचिंग। और इन्होंने
लिबरेशन का यानी कि मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए उसके बारे में टीचिंग दी। सिर्फ हिंदू धर्म में ही इनको नहीं माना जाता है बल्कि बुद्धिस्ट धर्म में भी इनको माना जाता है महर्षि कपिल को। बहुत सारे बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं यानी कि किताबें लिखी हुई हैं जो कपिल की फ़िलॉसफी को दर्शाती है, महर्षि कपिल की फ़िलॉसफी को दर्शाती हैं। इन्हें कपिल या कपिला के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। और इनके जो स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे बुद्धिस्ट सोर्स हैं जो बुद्धिस्ट धर्म के किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है कि जो महर्षि कपिल के स्टूडेंट थे उन्होंने एक सिटी बनाई, शहर बनाया जिनका नाम महर्षि कपिल के नाम पे रखा, कपिल वस्तु उस शहर का नाम रखा। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में प्रसिद्ध हैं ये महर्षि। और महर्षि कपिल देखो, जैसा बुद्धिज्म में बुद्ध धर्म में फिलॉसफी विचारधारा शेयर की जाती है, इसी तरह की सिमिलरिटी इनके विचारों में भी थी महर्षि कपिल के में। इन्होंने देखो रिचुअल जो रीति रिवाज और ब्राह्मणिक डॉक्ट्रिन है उसको डिसलाइक करते थे, नापसंद करते थे, जैसा बुद्धिज्म में नापसंद किया जाता है। और वैदिक गॉड्स हैं जो उनमें कुछ लिमिटेशन है, कुछ कंडीशन है यानी कि कमियां हैं कुछ, उनको दर्शाते थे महर्षि कपिल, जो बुद्धिज्म में भी दर्शाई जाती है। सागर आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, यह आप देख रहे हो इंडिया का मैप। ये गंगा नदी के बारे में आप जानते हो, यहाँ उत्तराखंड से निकलती है, यूपी बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल से होते हुए यहाँ पे आके गिर जाती है। एक ब्रह्मपुत्रा रिवर है जो यहाँ से होके निकलती है तिब्बत से और इंडिया से होते हुए वेस्ट बंगाल में आती है। फिर ये वेस्ट बंगाल में तो नहीं आती है, यहाँ पे बांग्लादेश में आती है और बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे आके जहाँ पे गंगा नदी गिरती है यहीं पे आके ये मिल जाती है और ये दोनों नदी डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा देखो ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ग्रीक अल्फ़ाबेट उसका 4th लेटर है डेल्टा, उसके नाम पे इसका नाम रखा हुआ है डेल्टा, क्योंकि देखो इसकी जो शेप है ना ग्रीक अल्फ़ाबेट की शेप की तरह है, इस तरह बन जाती है डेल्टा, पढ़ा ही होगा आपने। तो ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट का डेल्टा है, ये यहाँ पे बहुत सारे डेल्टा बने हुए हैं गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी के। तो सबसे वेस्टर्न साइड में जो डेल्टा बना हुआ है इस नदी का उसको कहते हैं सागर आइलैंड, क्योंकि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है इसलिए आइलैंड बोल दिया, इसको द्वीप बोल दिया। और यहाँ पे देखो हुगली रिवर भी आके गिरती है, हुगली रिवर का माउथ है। माउथ और सोर्स तो जानते हो आप, जैसे गंगा नदी है, ये गंगा नदी यहाँ से निकलती है उत्तराखंड से और गिरती कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। तो इसका सोर्स हो गया उत्तराखंड में गंगोत्री, और माउथ हो गया जहाँ पे गिरती है, बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है, तो ये माउथ हो गया। तो ये गंगा सागर जो आइलैंड है यहाँ पे हुगली का माउथ भी है, हुगली रिवर का माउथ भी है। नेक्स्ट टॉपिक है नीलकुरुंजी। नीलकुरुंजी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। ये आप देख रहे हो जो इमेज में ये जो फूल दिखाई दे रहा है ना फ्लावर, ये है नीलकुरुंजी, बड़ा करके भी देख सकते हो आप। ये कुछ वॉयलेट टाइप के फूल होते हैं। रिसेंटली न्यूज में इसलिए क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नीलकुरुंजी को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो हमारा 1972 का, उसके शेड्यूल 3 में इसको मेंशन किया है, यानी कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। बहुत सारे प्रोटेक्टेड प्लांट हैं, पहले इसमें 6 प्लांट हुआ करते थे, 19 प्लांट हो गए इसमें। 19 प्लांट में से एक प्लांट नीलकुरुंजी है, तो उसकी 3rd शेड्यूल है जो इसका 3rd शेड्यूल में इसको डाला गया है, यानी कि पहले 6 प्रोटेक्टेड प्लांट थे, 6 थे, 6 से 19 कर दिया गया इनको, तो इसलिए न्यूज में आया। अब ये 3rd शेड्यूल में डाल दिया है, अगर इसको कोई तोड़ेगा, इस फूल को डिस्ट्रॉय करेगा, तोड़ेगा, तो उस पर 25,000 रुपये का फाइन लगेगा और 3 साल की जेल हो सकती है उसको, जो भी इसको तोड़ेगा, इस फूल को डिस्ट्रॉय करेगा। जो ये लिस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 प्लांट से 19 प्लांट की थी, तभी इसको डाला गया था, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। जो नीलकुरुंजी है इसका साइंटिफिक नाम है स्टोम्बिलांथस कुन्थॉस, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है, आप इसको याद रखना क्योंकि पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में क्या है। ये फ्लावर है एक जो पाया जाता है साउथ इंडिया में, वेस्टर्न घाट है, जो वेस्टर्न घाट पे 16 फॉरेस्ट है। जो आप नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपने पढ़ी होंगी, नीलगिरी फॉरेस्ट, वहाँ पे ये 16 फॉरेस्ट पाया जाता है, वहीं पे पाया जाता है नीलकुरुंजी का ये फ्लावर।
यहाँ पे कुंठी रिवर बहती है। केरल में देखो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है जो नीलगिरी पहाड़ियों पे है। ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क है जो वहाँ पे कुंठी रिवर बहती है। कुंठी रिवर के नाम पे ही इसका नाम नीलकुरुंजी नाम रखा गया है इस फ्लावर का, फूल का। और ये पाया जाता है 1300 से लेकर 2400 मीटर ऊंचाई पे। समुद्र तल से ऊंचाई की बात कर रहे हैं हम। जैसे यहाँ पे समुद्र तल जो सी सरफेस है उसकी जो लेवल है उससे 1300 से लेकर 2400 मीटर ऊंचाई पे पहाड़ पे ये पाया जाता है नीलकुरुंजी का फ्लावर। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो 12 साल में एक बार ही ये खिलता है, फिर ये मुरझा जाता है। और ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तीनों स्टेट में पाया जाता है मेनली। नेक्स्ट टॉपिक है हेमोहाल्ट बैंडेज। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हेमोहाल्ट बैंडेज, जब कभी आपको चोट लगी होगी तो आपने बैंडेज लगाई होगी, तो उसी तरह की बैंडेज है ये, चोट पे लगाई जाने वाली। किसने इसको डेवलप किया ये आपको याद रखना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी, उसके अंदर डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके अंडर एक इंस्टीट्यूट काम करता है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, मैक्स अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने इसको डेवलप किया है, इसने बनाया है हेमोहाल्ट बैंडेज को। क्या खास बात है इस बैंडेज में? वैसे भी तो बैंडेज आती हैं, आपको पता ही होगा। पहले विराट नहीं, वो वीरेंद्र सहवाग ऐड किया करते थे ना एक बैंडेज की। तो इसी तरह की बैंडेज है जो चोट लगने पे अप्लाई की जाती है। तो इसमें ऐसी क्या खास बात है? देखो इसमें एक पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर, जिसका नाम है चिटोसन। ये क्या है? ब्लीडिंग को रोकता है। अगर ये बैंडेज अप्लाई की जाएगी तो खून जो निकलता है चोट लगने के बाद उसको रोकता है। और एक इसमें सब्सटेंस है एगोनिस्ट, ये क्लॉटिंग करता है। क्लॉटिंग का मतलब खून का थक्का जम जाना। जब चोट लगती है, खून निकलता है, खून इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, उसी को बोलते हैं क्लॉटिंग। तो क्लॉटिंग को भी ये इम्प्रूव करता है और ब्लीडिंग को रोकता है चिटोसन। इनकी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो घाव से नुकसान होता है बहुत जल्दी उस नुकसान को भरने में और ब्लड को रोकने में मदद करेगा। देखो इस तरह का है इसमें, ये चिटोसन को मिलाया, ग्लेटिन को मिलाया, फिर फिब्रिन नैनो पार्टिकल को मिला के इसको कंपोज किया बैंडेज को। इस तरह की बैंडेज होगी। जो चिटोसन है इसमें देखो कैटियोनिक नेचर का होता है, इस वजह से ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। और इसमें हाइड्रोजेल फॉर्मिंग एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से एर्थ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स का कंसंट्रेशन हो जाता है इंजरी की साइड पे, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड लॉस है, ब्लड लॉस को कम कर देता है, यानी कि ब्लीडिंग को कम कर देता है। ब्लड लॉस का इशू क्या है? देखो जब भी किसी को चोट वगैरह लगती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। और बहुत सारी डेथ होती हैं इस वजह से, ब्लीडिंग की वजह से। तो जैसे मान लो हमारे फौजी हैं, उनको चोट लगी है, ब्लीडिंग की वजह से बैटलफील्ड में उनकी बहुत सारे फौजियों की डेथ हो जाती है। तो इससे जो बैटलफील्ड में डिसेबिलिटी होती है उनको रिड्यूस किया जा सकेगा। बहुत सारी लाइफ है एक्सीडेंट की वजह से। अगर मान लो जो फर्स्ट एड होती है, फर्स्ट एड में इस बैंडेज को रखा जाए और मान लो एक्सीडेंट हो जाए किसी का, तो बैंडेज अप्लाई की जाए तो उसकी ब्लीडिंग रोकी जा सकेगी, जिसकी वजह से उसका इलाज किया जा सकेगा और बहुत सारी जानें बचाई जा सकेंगी इस बैंडेज की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है कोलम। कोलम केरल में एक डिस्ट्रिक्ट है, ये अभी न्यूज में है। केरल में डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? देखो ये केरल देख रहे हो आप, यहाँ पे है केरल में, तिरुवनंतपुरम है, इसके पास है ये डिस्ट्रिक्ट कोलम। ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए इंडिया की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गई है ये देखो प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जीएस के पेपर में आप अब इसे मान लो कोई एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है, एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक में इसको यूज कर सकते हो, या एसए में एग्जाम्पल दे सकते हो इसका। जीएस पेपर 4 है, एथिक्स के पेपर में इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। ये देखो एक अवेयरनेस प्रोग्राम टाइप है। और इस डिस्ट्रिक्ट को, जो कोलम डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर किया गया है, यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस फैलाई गई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में। और यहाँ पे लगभग सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं, उनको पढ़ते हैं, उसके प्रीएम्बल को बारे में उनको पढ़ाया जाता है। इसलिए इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बोला गया है, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। लिटरेट का मतलब तो जानते हो आप, पढ़े लिखा। लिटरेट का मतलब
कोई बच्चा 7 साल का है, 7 साल से ऊपर का है या 7 साल का है, और वो किसी एक भाषा में लिखना पढ़ना बोलना जानता हो, उसे लिटरेट बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट मतलब संविधान के बारे में जानता हो जो। 2200 ट्रेनी थे जिन्होंने इस कैंपेन को चलाया। घर घर पे गए, वो गवर्नमेंट ऑफिस पे गए, सारी डिस्ट्रिक्ट में घूमे, लगभग 16.3 लाख पीपल को अवेयर किया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिनकी एज 10 साल से ऊपर की है उनको। इसके दौरान ये 7 मंथ का कैंपेन था, 7 महीने का ये अभियान था। लोगों ने, ये जो सीनेटर हैं 2200 ट्रेनर हैं, जो सीनेटर भी बोलते हैं इनको, सीनेटर नाम दिया है ट्रेनर, स्कूलों में, ऑफिस में, ट्राइबल काउंसिल वगैरह में गए, वहाँ पे अवेयरनेस फैलाई इन्होंने, और जो संविधान का प्रियम्बल है उसके बारे में पढ़ाया। घर घर जाके इन्होंने पत्रिकाएं बांटी, प्रियम्बल के बारे में बताया। गवर्नमेंट स्कूल में गए, क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, स्कूल्स हैं, सब में ये गए। इस तरह से ये चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, पिनाराई विजयन, इन्होंने इंडिया की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इसको डिक्लेयर कर दिया है, कोलम को। नेक्स्ट टॉपिक है 1200 ईयर ओल्ड मिनिएचर स्तूपा एट नालंदा। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ देखो यहाँ पे छोटे स्तूपा पाए गए। स्तूपा क्या होते हैं, देखो इस तरह का इनका होता है स्ट्रक्चर, ऐसे स्तूपा पाए गए जो नालंदा के अंदर थे। नालंदा आप जानते हो कहाँ पे, बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी यहाँ पे, वहाँ के ये स्तूपा माने जा रहे हैं जो 1200 साल पुराने हैं। किसने ढूंढे हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये पुरानी चीज़ों को कंजर्व करती है और रिसर्च करती रहती है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है। 1861 में इसको बनाया गया था, अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसको बनाया था और वही इसके फर्स्ट डायरेक्टर थे। ब्रिटिश काल में इसको बनाया गया था, ब्रिटिश टाइम में 1861 में। तो इसने ये ढूंढे हैं नालंदा का जो प्रीमाइसिस है, वहाँ सराय टीला, एक सराय टीला है, उसके पास ये मिले हैं स्तूपा। और आपको पता ही है नालंदा जो डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा महाविहार, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है यूनेस्को ने। इस तरह के देखो ये फिगर हैं जो मिले हैं स्तूपा, ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं, ये बुद्धिस्ट को दर्शाते हैं ये स्तूपा। इनको वोटिव स्तूपा के नाम से भी जाना जाता है। हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर है इनका। स्पेरिकल आप जानते हो, पूरा गोल, स्पेरिकल बॉल की तरह, हेमिस्फेरिकल मतलब आधा हो गया, तो ये हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर है इनका। और ये बुद्धा के बरियल माउंट को सिंबलाइज करते हैं। बरियल माउंट का मतलब जब बुद्धा की डेथ हुई थी ऐसा माना जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर बनाए गए स्तूपा, और उनके नीचे उनके थोड़े रिमेन्स, अवशेष दफनाए गए ऐसे स्तूपा के अंदर। तो बुद्धिज़्म के टाइम में इनका विकास हुआ था, लेकिन अशोका के टाइम में सबसे ज़्यादा इनका कंस्ट्रक्शन हुआ स्तूपा का। और इन्हें देखो, जो स्तूपा हैं तिब्बत में चोटन के नाम से ये डेवलप हुए, इवॉल्व हुए, और ईस्ट एशिया में पगोड़ा के नाम से ये इवॉल्व हुए। यानी कि पगोड़ा ही इनसे, स्तूपा से इवोल्यूशन हुआ है, स्तूपा से पगोड़ा का ईस्ट एशिया में। वोटिव जो स्तूपा हैं, ये स्तूपा की फॉर्म है। वोटिव जो स्तूपा जो मिले हैं ये स्तूपा की फॉर्म है, और डोम लाइक ड्रम का स्ट्रक्चर होता है, जिनमें 8 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। 8 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इनसे ओरिजिनेट होता है। और यहाँ पे उनकी डेथ के बाद, बुद्धा की डेथ के बाद, इनके रिलिक्स, कुछ अवशेष रखे गए थे इसके नीचे, वोटिव स्तूपा के नीचे। वोटिव स्तूपा है, देखो ये कुछ प्रतिज्ञा करते हैं, यानी कि प्रतिज्ञा को ऑफर करते हैं। 7th सेंचुरी सी में इंडिया में ये स्मॉल मिनिएचर टेरिकोटा स्तूपा पॉपुलर बने थे, क्योंकि ऑफरिंग के लिए ये जाने जाते थे। ऑफरिंग का मतलब जैसे आप मंदिर जाते हो, कुछ चढ़ाते हो, ऐसे चढ़ाने के लिए जाने जाते थे, कुछ वचन करते थे लोग वोटिव स्तूपा के वे। और यहाँ पे क्योंकि जो बुद्धा थे, गौतम बुद्धा, उनकी डेथ के बाद रिलिक्स, कुछ अवशेष दबाए गए थे, तो यहाँ पे आके प्रेयर भी करते थे, मेडिटेशन करते थे लोग। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, देखो रिलीजियस इम्पोर्टेंस तो हमने देखी अभी, वही डिस्कस की। जैसे रिलिक रिपोजिटरी, यहाँ पे बुद्धा के रिमेन्स, रिलिक्स, अवशेष दफनाए गए, जो बहुत ही सम्मानजनक माने जाते हैं। और उन्हें सेफ गार्ड करने के लिए, बुद्धा के जो रिमेन्स हैं उनको संरक्षित करने के लिए यहाँ पे दफनाए गए थे। और सैक्रेड प्लेस, यानी कि पवित्र प्लेस माना जाता है, क्योंकि जो मोनास्ट्री होती हैं, विहार, उनके मोनास्ट्री के बाद जो स्तूपा हैं उनको चैत्य में
इंक्लूडेड किया गया था। चैत्य होते हैं प्रेयर हॉल, प्रार्थना करने के जो हॉल होते हैं चैत्य, उनमें इसको इंक्लूड किया गया स्तूपा को। और इसके चारों ओर एक पाथ बनाया गया जिसको बोलते हैं सरकम एम्बुलेशन पाथ। सरकम एम्बुलेशन पाथ का मतलब जैसे यहाँ पे मूर्ति रखी है, मूर्ति के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए होता है ना, चक्कर लगाते हैं, तो इसी तरह का पाथ था ये। बुद्धिस्ट रिचुअल्स माना जाता है इसको, और वेनेरेशन के लिए यानी कि उनकी सम्मान के लिए, बुद्धिस्ट बॉडी के रिलिक्स को बचाने के लिए इसको रखा गया था। फिलोसफिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? फिलोसफिकल ये है कि ये मेडिटेशन के लिए जाना जाता है प्लेस, लोग यहाँ पे आके मेडिटेशन करते हैं। कॉमोमरेटिव है ये, तिब्बतन ट्रेडिशन में देखो स्तूपा को बनाया जाता है बुद्धा के लाइफ इवेंट को दर्शाने के लिए। सिंबॉलिक भी है क्योंकि देखो बुद्धा की आइडियोलॉजी और टीचिंग को दर्शाता है ये स्तूपा। जैसे सारनाथ में जो धार्मिक स्तूपा बना हुआ है, यहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला सरमन दिया था, मतलब पहला प्रवचन दिया था अपना यहाँ पे इनलाइटनमेंट के बाद, जब उन्हें ज्ञान मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसके बाद पहला जो सरमन दिया था, प्रवचन दिया था सारनाथ में धार्मिक स्तूपा पे। तो इसके लिए इसलिए जाना जाता है कि इनकी टीचिंग को दर्शाता है गौतम बुद्धा जी को। हिस्टोरिकली इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हिस्ट्री के बारे में। जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में मौर्य काल के जो स्तूपा बने हुए हैं, जैसे बेरथ स्तूपा है, सांची स्तूपा है, बरहूत स्तूप है, तो ये हिस्टोरिकल इवेंट को दर्शाते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन पे इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई है। जैसे सातवाहन डायनेस्टी में बना था अमरावती स्तूपा। आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? देखो एक तो ये ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा सांची और बृहत स्तूपा के बारे में, ये सबसे पुराने ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर के स्तूपा माने जाते हैं। और इनमें देखो टेक्स्ट वगैरह भी लिखे हुए हैं, बहुत सारे नैरेटिव इनमें दर्शाए गए हैं। जैसे बृहत स्तूपा है, उस पर क्वीन माया ड्रीम ले रही है, रानी माया है और वो सोई हुई है और सपने देख रही है, ऐसा दर्शाया गया ऐसे स्तूपा में, तो ये दर्शाता है। मार्बल का यहाँ पे यूज किया गया है अमरावती स्तूपा में, अमरावती स्तूपा को बनाने के लिए। जब तक्षशिला में खुदाई की गई तो वहाँ पे कुछ स्तूपा पाए गए जो बुद्धिस्ट के साथ साथ बोधिसत्व इमेज को भी दर्शाते हैं। बोधिसत्व हैं जो बुद्धिज्म के फॉलोअर हैं और जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने ही वाली है बस, यानी कि मॉन्क हैं, मॉन्क जानते हो ना, साधु संत, बुद्धिज्म में साधु संत है जो, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने ही वाली है, बस नज़दीक है। जैसे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ऐसे उन्हें होने वाली है ज्ञान की प्राप्ति, उन्हें बोलते हैं बोधिसत्व। तो ऐसे तक्षशिला में कुछ स्तूपा पाए गए जिनमें बोधिसत्व की इमेज भी पाई गई। गंधार का इन्फ्लुएंस देखा गया, कनिष्का ने इनको पैटर्नेज किया था। कनिष्का थे जो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जो किंग राजा कनिष्क थे, उन्होंने इसको संरक्षित करके रखा था ऐसे स्तूपा को। देखो इस तरह के देखो स्तूपा हैं ये, इसका पार्ट है, नीचे वाला पार्ट को मेधी बोलते हैं, ऊपर वाला अंडा, और ये ऊपर बना हुआ है एक छोटा सा हर्मिका, और ये है आपका छत्री, छत्री, इसे पूरे को यस्ती भी बोलते हैं। और इसके देखो ये चारों ओर जो ये है, ये चारों ओर बना हुआ है, प्रदक्षिणा पाथ भी बोलते हैं, या सरकम एम्बुलेशन पाथ इंग्लिश में बोला जाता है। और ये वाला आपके रेलिक्स, यहाँ पे गौतम बुद्धा के जो रेलिक्स अवशेष रखे गए थे, यहाँ पे ये अवशेष रखे गए थे। ये बने हुए 4 द्वार बने हुए, तोरण द्वार, एक यहाँ पे 2 3 और एक इसके पीछे दिखाई नहीं दे रहा, 4 द्वार इसके तोरण द्वार बने हुए। और ये जो आगे बाउंड्री बनी हुई है, इसके चारों ओर बाउंड्री बनी हुई है, इसे वेदिका बोलते हैं, वेदिका। तो ये पार्ट पूछे भी जाते हैं कि ये क्या है, किस में यूज हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में मिले हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता ही होगा किसने बनाई थी, गुप्ता डायनेस्टी के किंग थे कुमार गुप्त, कुमार गुप्त वन, प्रथम भी बोलते हैं हिंदी में। कुमार गुप्त ने इसको बनाया था 5th सेंचुरी में, 427 सी में बनाया था। और 1197 सी क्यों? क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, नष्ट कर दिया था किसने? ये देखो 12th सेंचुरी सी में बख्तियार खिलजी थे, इन्होंने इसको नष्ट कर दिया था। महायान बुद्धिज्म की टीचिंग के लिए इसको जाना जाता है, महायान बुद्धिज्म की टीचिंग यानी कि पढ़ाया जाता था यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ बुद्धिज्म को पढ़ाया जाता था, और भी यानी कि बुद्धिज्म के फॉलोअर यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, पूरे वर्ल्ड वाइड लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, और बहुत ही अच्छी पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, नॉलेज सेंटर समझा जाता था नालंदा यूनिवर्सिटी को।
नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन स्टील। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रीन स्टील का मतलब ये है, देखो जो स्टील होती है ऐसी स्टील है, स्टील आपने देखा ही होगा, आपके घरों में भी स्टील होगी। स्टील को जब बनाया जाता है ना, बनाने के टाइम पे, बनाने के प्रोसेस में जो एनर्जी यूज की जाती है, मान लो बिजली यूज की जाती है, वो रिन्यूएबल एनर्जी से हो या लो कार्बन एनर्जी हो, तो हम उस स्टील जो प्रोड्यूस होगा लो कार्बन एनर्जी यूज करके या रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी, सूरज से बनने वाली बिजली, या विंड एनर्जी है, तो अगर हम ये एनर्जी यूज करेंगे स्टील बनाने में, और वो स्टील जो बन के तैयार होगा उस स्टील को ग्रीन स्टील बोलेंगे। लो कार्बन एनर्जी में सोर्स हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन से बनने वाली एनर्जी, या कोल गैसिफिकेशन से बनने वाली एनर्जी, या इलेक्ट्रिसिटी और किसी ट्रेडिशनल कार्बन इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग रूट है उनके अलावा, किसी और रूट के अलावा, मतलब कोल से जो एनर्जी बनाते हैं कोयले से, उसके अलावा किसी और तरीके से एनर्जी बनी है जिसमें प्रोडक्शन में कार्बन यानी कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम हुआ है, तो उस एनर्जी से बनने वाला स्टील ग्रीन स्टील होगा। यही टॉपिक थे आज के।